डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार के लगभग 500 सेवाएं ऐसे हैं जिनको घर तक पहुंचाने का ये जो प्रण है ये हमने लिया है। हमने बहुत से सुधारों में, जैसा कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी, इसके ऊपर हमने काम किया, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। इसी प्रकार जो नए कर्मचारी आने हैं उनको योग्यता के आधार पर मिशन मेरिट, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं ताकि अच्छे स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से और जन सेवा ये हम कर सकें। तो ऐसे काम गिनाने के लिए तो बहुत काम है, लेकिन मैं आज आपको एक जो हमारे मन का भाव है कि सेवा का काम ये हम राज्य सत्ता के साथ मिलकर के जो करने का संकल्प लिया है उसमें हमने काम किया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, इसी प्रकार नए सेवा कर्मचारी आने हैं उनको योग्यता के अलग अलग प्रकार से व्यतीत कर रहे होंगे। कोई घर में अपने काम में लगा होगा, कोई समाज की सेवा में लगा होगा, कोई छोटा बड़ा काम भी अपना निश्चित रूप से कर लिया होगा। मैं एक सज्जन जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने एक छोटी अपनी फैक्ट्री ये बनाई। मैंने कहा आप सेवानिवृत्ति के बाद बहुत अच्छी पेंशन ले रहे हैं, तो आप अपने इस उद्योग के नाते दोबारा से आपने इसमें लगा लिया, इस आयु में क्यों लगाया है? तो कहने लगा मैं बहुत स्वस्थ आदमी हूँ और मेरे अंदर एक क्षमता है, लेकिन मेरे समय का उपयोग जब कहीं नहीं हो रहा था तो मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए इस उद्योग की यह शुरुआत की है। मेरी कोई परिवार की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूँ जो अच्छी पेंशन मिलती है, चाहे हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे सेना के अधिकारी और हमारे जवान हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं, तो अच्छी पेंशन सरकार देती है। उसके कारण से हमारा अपना स्वयं का गुजारा ठीक हो सकता है और हमारे परिवारों में भी और अन्य लोग, हमारे परिवार के सदस्य निश्चित रूप से काम करते होंगे। परिवार के पालन पोषण की चिंता तो बहुत परिवार ऐसे होते जिनको नहीं होती, लेकिन इस समय को कहाँ लगाया जाए? बहुत लोग एनजीओ के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। हम आज से एक नया प्लेटफॉर्म ये आपकी जानकारी में लाना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हमारा ये जो फोर्स है, सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जवान, सैनिक अधिकारी, ये सब लोग क्या सरकार के साथ मिल करके सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है, देश को विकास की राह पर लाना है, तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये प्रयास भी सबको करना होगा। हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता, लगभग 70 लाख परिवार, एक एक परिवार की चिंता हमको करनी है। अभी तक जो क्रम चल रहा है, जो परंपरा चल रही है, सरकारी योजनाएं बनती हैं, चाहे केंद्र सरकार की चाहे प्रदेश सरकार की, हम उन योजनाओं को जनता के सामने परोस देते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, अपने भाषणों में, और फिर जनता को आह्वान करते हैं कि जिसको योजना का लाभ लेना है वो आकर के ले सकता है। वो फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है और फिर उसके बाद बहुत सी परेशानियां उसको उस सेवा को लेने में भी आती है। हम इस क्रम को थोड़ा बदलना चाहते हैं कि आखिर जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के जो पात्र व्यक्ति हैं, जो पहले उस क्रम में आ नहीं पाते हैं उसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि अज्ञानता है, अनपढ़ता है, और बहुत से लोग तो ऐसे लोग रहते हैं कि अपनी उस अवस्था के कारण से अपनी योजनाओं को मांगने तक भी उनके लिए संभव होता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार की पहचान की जाए, सरकार की योजनाओं का लाभ किसको पहुंचना चाहिए। ऐसे परिवारों की पहचान करने के बाद सरकार क्यों ना उनके द्वार पर जाकर के उन योजनाओं का लाभ दे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे रोजगार की बात है। ऐसी सब चीजें उस परिवार के द्वार तक पहुंचनी चाहिए। इस एक प्रकार की सोच को लेकर के और हम काम कर रहे हैं। इसके लिए एक अभियान चलाया हमने, और वो अभियान है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा के सब परिवारों का एक डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं, और इस डाटा को इकट्ठा करके उस परिवार के सदस्य, क्या उनकी आयु है, कहाँ वो काम करते हैं, ऑक्यूपेशन है तो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो कौन सी कक्षा में करते हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उसके बाद उनके समय का उपयोग कहाँ वो करते हैं, किसी परिवार की विशेष कोई कठिनाई है उसकी भी जानकारी, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, मुख्य रूप से इसका भी हम चिंतन करते हैं। उसके अंदर कुछ कैटेगराइजेशन हमने की है कि 50,000 रुपए तक वार्षिक आय किस परिवार की है, 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय किस परिवार की है, 1,80,000 रुपया वार्षिक आय कितने परिवारों की है, और इससे ऊपर वो परिवार किस स्थिति में पहुंच गए हैं। जब सारे परिवारों को, सब परिवारों को हम आर्थिक दृष्टि से उनका कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो हमने किसको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है
ये तब तक करना संभव नहीं है। इस काम को हमने शुरू किया है, इसके कई दौर शुरू कर चुके हैं। हमारी जो स्थानीय समितियां, लोकल कमेटी जिनको हमने कहा है, ये भी निर्माण का कर दिया गया है। हर जिले में जितने वहां के परिवार हैं, लगभग 300 परिवारों के ऊपर एक स्थानीय कमेटी, लोकल कमेटी जिसको कहा है, इसका हमने निर्माण किया है। उसके माध्यम से ये सारा काम करा रहे हैं। हर परिवार को हम कहते हैं कि आप अपना परिवार पहचान पत्र बनवाइए, और जब परिवार पहचान पत्र बनने के बाद उसकी जो जानकारियां हैं, ये लोकल कमेटी है उसको वेरीफाई करती है, उसकी जांच करती है, और उसके बाद उस परिवार को अप्रोच किया जाता है कि आपको सरकार की कौन सी योजना का लाभ चाहिए। हर घर में जाने के बाद जिस परिवार की जो आवश्यकता होती है उसकी हम पूर्ति करते हैं। या मैं एक आह्वान आप बंधुओं से भी करना चाहूंगा, आपने हो सकता है सबने अपने परिवार पहचान पत्र बनवा लिए हो, और यदि किसी ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो आप भी कृपया तुरंत अपना परिवार पहचान पत्र बनवाएं। उसमें जो जानकारियां मांगी गई हैं वो अगर आप दे करके रखेंगे तो आपकी आवश्यकता हमको पता लगेगी, और हम आपसे क्या काम चाहते हैं, आपकी रुचि क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आप किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, ये जानकारियां यदि हमारे पास मिलेंगी तो निश्चित रूप से आपके जो अनुभव है, क्योंकि आपने लंबा अनुभव ये कमाया है, और इस लंबे अनुभव का उपयोग सरकार के साथ मिल करके जनता के हित में कैसे किया जा सकता है, इसकी योजना बनाने में बहुत हमको सुविधा मिलेगी। और इस काम के लिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमने पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर जो लोग अपने आप को समर्पण भाव से वॉलंटियर इस नाते से रजिस्टर करेंगे, ऐसे सब लोगों की योजना बना करके हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके उनको उस काम के बारे में जानकारी देंगे कि आप क्या काम कर सकते हैं। वो जो पोर्टल है, यदि आप उसको याद रख सकें, लिख सकें तो लिख लें। पोर्टल का नाम है samarpan.haryana.gov.in। मैं अपने सभी जो संबंधित साथी हैं उनको कहूंगा कि हमारा जो टेलीफोन है, जो हमारा नंबर जिसके माध्यम से आज का लिंक आपको भेजा गया है, ये लिंक, ये जो पोर्टल का जो एड्रेस है, ये भी आपको भेज देंगे, ताकि आप उसको खोल करके सब जानकारियां आपको मिलेंगी कि कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अपनी सेवा दे सकते हैं, और उन क्षेत्रों में हम अपनी रुचि के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोई भी अधिकारी संपर्क करके अपने पास बुलाएगा या आपके पास पहुंचेगा, वहां बैठ करके सारी योजना बना सकते हैं। हमने जैसे परिवार पहचान पत्र बनाया है, इसकी अगली योजना में ऐसे गरीब परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से वार्षिक कम है, ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये बनाई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति की आय बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, कौन सी उसकी रुचि है, क्या वो काम करने में उसकी क्षमता है, ऐसी सब बातें उन लोगों को बुला करके पूछ करके उनको उसको मुहैया कराएंगे। यदि कोई आदमी काम करना चाहता है, उसके पास हुनर की कमी है, स्किल की कमी है, तो उसको स्किल डेवलपमेंट में कुछ कोर्स करा करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपना कोई काम छोटा मोटा पहले करता है या जानता है, लेकिन साधनों का अभाव है, तो उसमें बैंक की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना है। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनने के लिए जो योजनाओं के माध्यम से बैंक से लोनिंग हो सकती है, वो लोन उनको दिलवा सकते हैं। कुछ योजनाओं में सरकारी ग्रांट भी मिलती है, वो सरकारी ग्रांट उनको दिला सकते हैं। छोटे से बड़ा काम जिस भी प्रकार की योग्यता और क्षमता उस व्यक्ति की होगी, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, एक समूह में भी बुला सकते हैं, अलग अलग भी उनको मिल सकते हैं, उनको सबको वो दिशा दे करके और उनके काम को सफल बनाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी हरियाणा में एक नया प्रयोग हमने किया, और वो है हर हित योजना। हर हित स्टोर ये जो खोले गए हैं, 71 स्टोर अभी हमने खोले हैं। प्रथम चरण में 2000 ऐसे स्टोर खोलने की हमारी योजना है, द्वितीय चरण में इनको 5000 करने की योजना है। ऐसे जो लोग इन योजनाओं को यानी इस स्टोर को अपनाने में रुचि दिखाएंगे, उनकी योग्यता यदि होगी तो उनका सिलेक्शन होगा। ऐसे 5000 परिवारों का लाभ इसमें दिला सकते हैं। इसी प्रकार से वीटा जो दूध की डेयरी है, इनके माध्यम से भी हम सोचते हैं कि हजारों बूथ, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता इनको मिले होगी, तो इनके माध्यम से इनको भी यानी काम दिलाया जा सकता है। पैतृक काम, लोगों के बहुत अपने पैतृक काम होते हैं, उसके अंदर हुनर, उसकी सिखलाई, हमारा जो विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के माध्यम से सैकड़ों कोर्सेज की योजना बनाई गई है। इन योजनाओं के माध्यम से उनको हम सिखा सकते हैं।
ये सारे काम करने के लिए सरकारी कर्मचारी, पूरा हमारा सिस्टम, ये सब धरातल पर काम कर रहा है, लेकिन उनके सहयोग के लिए या हमारे अनुभवों का लाभ उन सबको हो, हम भी उनके साथ जुड़ करके यदि खड़े होंगे तो वास्तव में निश्चित रूप से जो पात्र है उस तक योजना जरूर पहुंचेगी। हमारा काम पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देना, ये पहला काम है। अगर उसके बाद कोई उसकी कमी रहती है तो उस कमी को दूर करते हुए, उसकी शिक्षा पर ध्यान देते हुए या उसकी स्किलिंग कराते हुए उसके परिवार की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सब मिल करके इस काम को करेंगे। काम हमारे पास शिक्षा क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और उसके कौशल विकास का क्षेत्र है। इन सब कामों में कहाँ हमारी रुचि है, कहाँ हम काम कर सकते हैं। कृषि विकास में भी उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आज अच्छी कृषि जानने वाले लोग ये भी मात्रा में कम है, लेकिन कृषक की आमदन कैसे बढ़ाई जाए, अगर उनको ठीक से ट्रेनिंग करा दी जाए तो बहुत से ऐसे कृषि यंत्र, कृषि के साथ लगते हुए उद्योग हैं, उन उद्योगों के माध्यम से हमारा जो कृषक का जो आगे युवा बेटा है उसको उसी काम में लगाया जा सकता है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरीकरण बहुत होता जा रहा है। हमारे नौजवान गांवों से शहरों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, शहरी आबादी का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन यदि हमने लघु कुटीर उद्योग और खेती पर आधारित उद्योग गांव में ही करने का उनको अवसर दिला दिया, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, फिशरीज, ऐसे मशरूम फार्मिंग, कई प्रकार के ऐसे उद्योग हैं कि उनको यदि उसमें लगाया जाएगा तो गांव में ही व्यक्ति काम करके और अपना सामान्य आय के माध्यम से भी परिवार का पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर सकता है। मित्रों, काम बहुत है, लेकिन इन सब कामों के करने के लिए सरकार के साथ आपका ये जो जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से सेवा का जो लाभ है ये सबको फल मिलेगा। क्योंकि सेवा का जो आनंद है वो कई बार स्वार्थ में उतना नहीं होता है, परमार्थ का जो आनंद है वही सर्वोपरि आनंद है। सेवा परमो धर्म, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो हम लोग भी अपने आप को समाज के लिए काम कितना कर सकते हैं, इस ओर आगे बढ़ेंगे तो इसकी खुशी, ये आनंद सबको मिलेगा, सेवक को भी मिलेगा और सेवार्थी है उसको भी मिलेगा, तो सबको इसका लाभ मिलेगा। एक कोटेशन अंग्रेजी में जो मुझे याद आती है कभी कभी, वो कहते हैं कि मेक योर सेल्फ नेसेसरी टू द वर्ल्ड विल गिव यू द ब्रेड। व्यक्ति ने अपनी चिंता छोड़कर समाज के लिए उपयोगी बना दिया तो समाज हमारी भी चिंता करेगा। इसलिए सेवा के काम में आगे बढ़ करके यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से अंत्योदय की इस भावना में के माध्यम से हमको आनंद मिलेगा और इसी आनंद के साथ जुड़ करके हम सब इकट्ठे मिल करके अपने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा प्रदेश का आगे बढ़ने का जो गौरव है ये अगर हमको अनुभव होगा तो सब लोग उसमें आनंद लेंगे। अब मुझे तो कुल मिलाकर अपनी बात इतनी रखनी थी कि आप अपने आप को ये जो समर्पण का पोर्टल है इसमें जोड़िए, अपने आप को ऑफर करिए। योजना बनाने का काम हमारी सरकार के अधिकारी सब करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। आपके पास चूंकि समय भी है, आपके पास विचार भी है, आपके पास अनुभव भी है, इन सब का लाभ समाज को कैसे हो ये आप करें, यही मेरा निवेदन है। अब मैं जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारे कुछ लोगों को हमने सीधे बुलाया हुआ है, उनके माध्यम से किसी डीसी ने, डिप्टी कमिश्नर ने कोई बात किसी के माध्यम से करवानी है तो वो अपने यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी है कि वो बता सके हमको। बोलना शुरू कर। नमस्कार सर। कोई भी डिप्टी कमिश्नर अपना माइक ऑन करके और किसी को बोलना है तो कोई बात करवा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। नमस्कार सर। आवाज कम आ रही है, कौन बोल रहे हैं? जरा आवाज ऊंची करें। नमस्कार सर। सर रोहतक से बोल रहा था सर, एडीसी रोहतक सर, महेंद्र पाल सर। बोलिए बोलिए। रोहतक सर हमारे सर हमारे कैप्टन जगवीर जी हैं सर, एक मिनट सर आपसे बात करना चाह रहे हैं सर। हाँ कराइए। नमस्कार सर। नमस्कार जगवीर जी।
सर, सबसे पहले तो मैं आपको इस वेबिनार के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप हमसे मुखातिब हुए। जी धन्यवाद। हमारी पूर्व सैनिकों की एक दो समस्याएं हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने जैसे अभी बोला कि हर 10वां सैनिक हरियाणा का होता है, अभी 10वां सैनिक हरियाणा का नहीं होता सर, क्योंकि हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है, तो हर 2.5 सैनिक हमारा है। पहले होता था, ओपन भर्ती होती थी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, श्री मुलायम सिंह यादव के समय एक व्यवस्था की गई कि जनसंख्या के आधार पर भर्ती होगी हर स्टेट की, योग्यता के आधार पर नहीं हो रही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेंटर से किया जाए रिक्वेस्ट कि पहले की तरह योग्यता के आधार पर भर्तियां हो, ताकि हमारे यहाँ से युवाओं को रोजगार मिले और जो है ना हमारा जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दूसरा पॉइंट हमारा है सर कि स्टेशन हेडक्वार्टर रोहतक एक मिलिट्री स्टेशन है यहाँ पर, जो रोहतक, झज्जर, सोनीपत 3 जिलों की सेवा देता है। उसको आर्मी हेडक्वार्टर यहाँ से बंद करके हिसार ले जाना चाहती है, तो हमारे वेटरन को बहुत जबरदस्त समस्या हो जाएगी। उससे 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना एक पूर्व सैनिक के लिए, बूढ़े पूर्व सैनिक के लिए बहुत कष्टमय होगा। हमने डीसी साहब के माध्यम से एक ज्ञापन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेजा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप इस बात को आगे बढ़ाएं। दूसरा हमारा एक और पॉइंट है, 5-6 साल पहले हाउसिंग बोर्ड के लिए जवानों ने 5-5 लाख रुपए जमा किए थे। आज तक उन घरों का कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो घर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक और बात है सर कि सेक्टरों में पहले एक्स सर्विसमैन का कोटा होता था, लेकिन अभी जो कणेली के पास में सेक्टर 25 कटा, उसकी ओपन नीलामी हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर एक आम सैनिक के पास इतना धन नहीं होता कि वो ओपन मार्केट में मुकाबला कर सके। ठीक है, आपने विषय रखे हैं, अच्छे विषय रखे हैं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आज हम अपना ये जो वेबिनार की जो चर्चा है वो इन विषयों के लिए नहीं की है। इन विषयों के लिए तो हमारा पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट आप लोगों की मीटिंग बुला करके अलग से करेंगे। आज तो पूर्व सैनिक, हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी, ये सब अपने अनुभवों के आधार पर, अपने विचार और अपनी क्षमता के आधार पर समाज के लिए क्या कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं को गरीब लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, आज का जो विचार है वो ये है। इस विचार में अगर आप कोई बात रखना चाहेंगे तो जरूर उसका आज के इस संदर्भ में महत्व होगा। आपकी बातों को अलग से किसी प्लेटफॉर्म पर हम लेंगे कि सैनिक, पूर्व सैनिकों की समस्याएं क्या है, उसको हल करने के लिए क्या करना होगा। वो विषय बाद में कभी भी किसी अवसर के ऊपर जरूर हम उसको चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय मैंने रखा है उसका संदर्भ भी दूसरा है। उस संदर्भ में आपको कोई क्लैरिफिकेशन करनी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई बतानी हो, कोई सुझाव हो, वो आप देंगे तो अच्छा रहेगा। और कोई जिला? सर नमस्कार सर, मैं डीसी फरीदाबाद जितेंद्र यादव। सर ये हमारे डीआईजी साहब जमाल खान एक बार बात कर लीजिए। जी फरीदाबाद। नमस्कार सर, मैं एक्स डीआईजी जमाल खान हूँ। सीआईएसएफ से अप्रैल में रिटायर हुआ हूँ सर, और मैं अब हरियाणा में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ सर, फरीदाबाद में। और कुछ आपसे सर शेयर करना चाहता था। एक तो ये है कि सीएपीएफ का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के साथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्म फोर्सेस पर्सन का है, तो उसके लिए कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे हो तो वो अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर सकता है। बहुत ज्यादा लोग रिटायर्ड बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ के बहुत से लोग रिटायर्ड यहाँ सेटल हैं, कुछ मार्टर्स हैं और कुछ सर्विंग पर्सनल भी यहाँ रहते हैं, तो उनकी मदद के लिए ये हो सकता है। दूसरी चीज सर, रिटायर्ड लोगों की सर्विसेज इस तरह इस्तेमाल करी जा सकती हैं, जैसे कि हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप है, हम सिक्योरिटी पर्सनल को, यंगस्टर को ट्रेन कर सकते हैं टू डू द पुलिसिंग, टू फिल द गैप बिटवीन द पुलिस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस। तो हमारी सर्विसेज इस काम के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं। हमें ट्रेनिंग के तौर पे हमारी सर्विसेज ली जा सकती हैं। उसके अलावा जैसे कि ये अब न्यू पेंशन स्कीम आई है सर सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें लोग कई बार 10 साल 15 साल की सर्विस करके छोड़ देते हैं। वो यंगस्टर लॉट है, वो गवर्नमेंट की मदद कर सकता है।
सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ऑल्सो ट्रेनिंग कराने के लिए उन लोगों की जो लोग सिविलियन हैं, जो हाई स्कूल पास है, 12th पास यूथ है, उनको इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चलाई हुई है कि जो पुलिसिंग और उसके बीच में गैप है उसका 20% कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिटायर्ड पर्सनल को लेकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी जगह 10 आदमी की जरूरत है, उसमें से 3 आदमी एक सर्विसमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं, जिसमें ना कोई लायबिलिटी रहती है स्टेट गवर्नमेंट की, सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट किया जाता है उनको, और वो लोग अपना सर्विस देते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल भी उनकी कैपेबिलिटीज रहती हैं। तो इस तरह की सर कई योजनाएं अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि जो रिटायर्ड लोग हैं, सर्विंग लोग हैं, मार्टर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एनपीएस वाले लोग हैं, उनको हम एप्टली यूटिलाइज कर सकते हैं और मैन पावर को जो अनस्किल्ड है उसको ट्रेन कर सकते हैं। ये सर मुझे कहना था। बहुत बढ़िया जमाल खान जी, आपने विचार अच्छा रखा है, क्योंकि सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है और जो आयु में भी यंग है, उनका अपना एक जो अनुभव, उनका अनुशासन, उनकी देशभक्ति, उनकी जो एक ऑनेस्टी का जो एक उनका एक प्रमाणित जीवन, ये सब हमारे इस कर्मचारियों की संख्या में जुड़ेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। पहले भी हम ऐसे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अपने एससीओ नाते से लेते हैं, कुछ जगह पर हमारे रिजर्वेशन भी है नौकरियों में, तो ऐसा जो सब चल रहा है। फिर भी इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने जैसे बताया विचार वो करेंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि हमारे ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी और सैनिक जो समाज की सेवार्थ कुछ कर सकते हैं, अर्थात समर्पण भाव से, वॉलंटियरिज्म जिसको कहते हैं, स्वयंसेवी जैसे एक संस्था होती है, उस नाते से उसके अंदर कर्मचारी वाला भाव दोबारा से हम पैदा, मतलब कर्मचारी जिनको बनना ही है, लेकिन उस भाव की बात आज नहीं हो रही कि हम पूर्व सैनिकों के कर्मचारियों वाले विषय को यहाँ हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने घर परिवार की पूरे सिस्टम को ठीक से संभाल रहे हैं, खुद की सिस्टम को संभाल रहे हैं, परिवार के बाकी लोग भी संभाल रहे हैं, लेकिन समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। उनका उपयोग हम करना चाहते हैं। उनके लिए विशेष तौर पर विशेष प्रकार के काम भी हमारे पास हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ऐसा कोई विचार रखना चाहे तो रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कौन जिला? डीसी यमुनानगर हियर सर। यमुनानगर बोले पहले, यमुनानगर। नमस्कार सर, डीसी यमुनानगर हियर सर। मेरे साथ सर देवेंद्र बख्शी जी हैं, एक सर्विसमैन, वो अपने विचार सर आपके साथ रखना चाहते हैं। हाँ, देवेंद्र बख्शी जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका ध्यान थोड़ा पैरामिलिट्री की जवानों को जो मुसीबतें आ रही है उनको तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। बख्शी जी मैं बीच में रोक रहा हूँ। बख्शी जी बीच में रोक रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने 2 बार पहले कहा है, आज ये विषय नहीं है, ये समस्याएं, तकलीफें, इनके लिए अलग से मीटिंग करेंगे। और आपको डिपार्टमेंट के हमारे एसीएस हैं कुंडू जी, तो कुंडू जी कभी भी आपको बुलाएंगे। ऐसे हर जिले से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम 2-2 लोग बुला करके और ऐसे सब वर्गों की समस्याओं को समझेंगे। आज तो सेवार्थ अपने समय का, अपनी क्षमता का, अपने अनुभव का ये लाभ हम समाज को दे सकें, उस प्रकार के विषय पर कोई चर्चा करनी तो करें। दूसरा जिला सर। हाँ, मैं बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। देखो, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर आपके उसमें ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब तक अपना ही पेट ना भरा हो तो दूसरे का अपने पेट के लिए अलग से बात करेंगे। भाई बख्शी जी, अपने पेट के लिए अलग से बात करेंगे, आज विषय वो नहीं है। आगे चलिए। नमस्कार सर, रेवाड़ी से सर। भिवानी जिला बोले सर। रेवाड़ी सर। नमस्कार सर, रेवाड़ी सर। रेवाड़ी बोलिए सर। कैप्टन बोला राम बताएंगे। बोला राम नमस्कार साहब जी। आपने ये जो आयोजन किया इसके लिए मैं आपका पूर्व सैनिकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा भाई काबिलियत के आधार पर हम ग्रुपिंग करेंगे और एक्स सर्विसमैन को इस राज्य की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। ठीक है।
दूसरा जो सैनिक सदन का कार्य है उसको थोड़ा प्लीज प्रोग्रेस करवाइए। रेवाड़ी सैनिकों की खान है। ठीक है। और अंत में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। राम राम साहब। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर अम्बाला से सर कर्नल गोपाल सिंह फरीदाबाद से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा को देख रहा हूँ। हाँ, फरीदाबाद बोलिए। फरीदाबाद के बाद फिर अम्बाला। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको नमन वंदन प्रणाम जी। जो पिछले 13 साल से मैं पूर्व सैनिक होने के नाते हरियाणा के अंदर समर्पण भाव से काम कर रहा हूं अपने साथियों के साथ। और अब तक जो भी आपकी हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनके बारे में 1 मिनट लूंगा। एक तो जो सैनिक स्कूल्स के लिए जो हमने प्रार्थना की है वो आपने मानी है और उसको कम से कम 4, 5 या 6 सैनिक स्कूल हरियाणा के अंदर आने चाहिए। जब 10वां जवान सेना का जब हरियाणा का है तो सैनिक स्कूल भी बढ़ने चाहिए और खासतौर से फरीदाबाद इस इलाके में एक तो कम से कम आना चाहिए। दूसरा, आपके माध्यम से 10 सैन्य सदन जो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए बनाए जा रहे हैं उसमें कुछ अभी रुकावट आई है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा सैनिक बोर्ड्स के अंदर हमने 22 हमारे सैनिक बोर्ड्स हैं जिसके अंदर अभी सीएपीएफ भी शामिल हुए हैं। वहां पर एक कमेटी हम अपनी तरफ से पूर्व सैनिकों की बना करके दे रहे हैं जिससे कि इनका काम थोड़ा हल्का हो और हमारी समस्याओं को ये समझ करके और डीसी तक और आगे तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये हम कर रहे हैं सर। उसके अलावा सैन्य अकेडमी की पिछली बात हुई थी कि हरियाणा प्रदेश में जितने वर्ग भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सरकार कुछ अनुदान दे करके सैन्य अकादमी तैयार करके जिसके ट्रेनिंग दे करके उनको भर्ती कराने के लिए कोशिश की जाएगी। उसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। आपके माध्यम से ये चल रहा है, होने वाला है। उसके अलावा एक और जो हम सोच रहे हैं कि सैनिक अपना जो बोर्ड है वहां पर कोई भी समर्पण भाव से एडवोकेट वगैरह ऐसे 1-2 बिठाए जाएं, यदि उनको थोड़ा अनुदान सरकार की तरफ से मिल सके। जो हमारे पूर्व सैनिक आते हैं उनकी समस्याओं को वहीं बैठे बैठे सुलझा करके और आगे बढ़ाया जाए जिससे कि कम उनका समय लगे जाना, यानी उनको मुश्किल ना हो। दूसरा, फरीदाबाद, पलवल और नूह की एक और बहुत बड़ी समस्या वो ये है पूर्व सैनिकों की कि हमारा डीपीडीओ ये है दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर, उसको आने में तकरीबन 4000 हमारे पूर्व सैनिक वहां जाते हैं, कम से कम 2 आदमी उनके साथ में जाते हैं। तो उनके जाने से तमाम पैसा खर्च होता है और नुकसान समय का होता है। यदि इस डीपीडीओ को या तो फरीदाबाद या पलवल में शिफ्ट करा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से और जितने भी हमारे कर्मचारी साथ में जुड़े हुए हैं हम समर्पण भाव से आपके साथ में है। जैसा हुक्म मिलेगा हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन सबसे यही है कि जितने भी हमारे संपर्क में बंधु हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं सभी समर्पण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं ताकि ऐसे समूहों में फिर अलग से जिलानुसार अथवा उससे भी नीचे ब्लॉक शहर के अनुसार हम आपस में मिलेंगे, इन बातों की चर्चा दोबारा आगे करेंगे। जिला पंचकुला। नमस्कार सर। यहाँ पंचकुला में हमारे साथ काफी सेवानिवृत्त फौज से सीनियर अधिकारी और सिविल सेवाओं से भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनमें से हमारे साथ ब्रिगेडियर सरजीत सिंह जी हैं जो आपसे इस विषय पर कुछ बात रखना चाहते हैं सर। जी ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार। माय congratulations and appreciation to the Chief Minister for initiating such a good scheme for the ex-servicemen. And I can assure you, sir, we ex-servicemen will participate in all of these schemes wholeheartedly. Thank you. And you are going to appreciate our participation. Only submission is this event, like this event, it should be given a wide publicity first, and then I am sure more ex-servicemen will get together and get the benefit of all the scheme which you have initiated. About the state of Haryana, while we were in service, our OR, rank have got problem at home, they do come to us. We take our initiative, contact the civil authority to sort out that problem. My due apology, it takes longer time. Many thank you. Still,
Still, I hope the Haryana state is much better, but you have been overtaken by Uttar Pradesh state. And second, I must request you, sir, is a wonderful concept to have high-rising buildings and societies where ex-servicemen are staying. The biggest problem is today, you want affidavit every year of the end of March, which everybody has to submit into the office. My apology, there are certain old people, old widows, old parents are staying in these societies, which may not be able to come to the office to deposit it. Therefore, I only request for a solution, sir, if it can be implemented. All societies have got the president, have got the secretary. If the instruction can be passed to them, to the local administration, through police or anybody else, give a date, everybody deposit the house rent certificate with the president or the society, and in bulk, in one go, it can be submitted to the administrative office. So that thing can be sorted out. It can be periodically, with different dates. If that can be included, I will be grateful, and it will ease us a lot of problem, because the old ladies, about 80-year-old, cannot go anywhere. And it will also reduce the transportation, which do get the parking place in the office when we go there. There's quite a big hassle. I request you to sort it out. Thank you. My second point is, your standing board officers are doing a wonderful job. When we have approached them, they are there to help you out in every way. The only problem there is the shortage of manpower. The officer wants to do so many things, but he doesn't have a working hand as per the requirement. If this thing can be looked into, sir, I will be grateful to you. That's all I want to say, sir. Thank you very much. And we appreciate the portal system which you have introduced. I'm sure, sir, maximum ex-servicemen, ex-service people will participate in it. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Ambala. नमस्कार सर विक्रम बात कर रहा हूँ सर अम्बाला से। सर सुभाष गोयल जी हैं, प्रेसिडेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन पेंशनर्स एसोसिएशन से। सर ये बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका इस सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया, सारे पेंशनर और रिटायर कर्मचारियों की तरफ से आपका धन्यवाद। आपके मन में आया कि इनकी बात को सुना जाए। सर, निवेदन है, जैसे आपने बताया कि जो आदमी रिटायर हो चुके हैं वो सेवा भाव के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा इसमें सुझाव है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक बहुत बड़ी टीम ऐसी है सर, जो सरकार के रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, जो साइलेंट मोड में है, उसको एक्टिव मोड में लाने के लिए, जिसका 4-5 हजार करोड़ रुपया सरकार को ऐसा आ सकता है सर। इसके लिए अगर आप उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करो सर, इसमें सरकार का भला हो सकता है सर। इतना सर, जो पैसा साइलेंट मोड में है सर, जिसकी अमाउंट का तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए हो सकती है सर, 4,000 करोड़ रुपए सर की। और सरकार के डेवलपमेंट के लिए सर एक बहुत बड़ा सर, ये जैसे आपने पीछे बयान था आपका अखबार में कि 5,000 करोड़ रुपए हमने लोन लिया सर। अगर ये पैसा अगर आपके पास सरकार के पास आ जाता सर, ये लोन लेने की भी जरूरत नहीं थी सर। इस डिपार्टमेंट का सर लगभग 150 करोड़ रुपए पर डे की कलेक्शन है सर। 150 करोड़ रुपए पर डे की कलेक्शन है सर। अगर इसमें जो अधिकारी हैं, शॉर्टेज है स्टाफ की बहुत ज्यादा, जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, जो फिजिकल फिट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, स्टायर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है जी, उनकी अगर सेवा को जो है ना अगर यूटिलाइज किया जाए प्रॉपर तरीके से, हर डिस्ट्रिक्ट में 5-4 आदमी को, डिपार्टमेंट के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा सर। बहुत अच्छा सुझाव। सेकेंडली सर, कुछ पेंशनर है सर। अब ऐसा आपने बताया कि इस स्टेज में पेंशनर के लिए अलग होगा। पेंशनर के जो रिवीजन के आपने हुक्म किया था कि रिवीजन होनी चाहिए, हो नहीं रही सर। ये काफी प्रॉब्लम है सर उसमें। लेकिन हमारा प्राइम इश्यू ये है सर, अब आपने जैसे बताया डीसी साहब की तरफ से भी, हम अपनी तरफ से भी, हमारा डिपार्टमेंट के जो इतने काबिल इंस्पेक्टर हैं सर,
ऑफिसर्स हैं सर, हर लेवल का स्टाफ है जो सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने में सर बहुत लाभदायक हो सकते हैं सर। ठीक है, ये बात तो आ गई है। और कोई विषय? हाँ जी। सेकंडली सर, ये जो पेंशनर है सर जो रिटायर हो चुके हैं, इनको कम्यूटेड वैल्यू पेंशन मिलती है सर 18 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सर। 8.1% इंटरेस्ट लेती है सरकार सर जब पैसे मिलते हैं उसको, लेकिन जबकि एक्चुअल में कैलकुलेशन करो सर 18.73% इंटरेस्ट ले रही सर सरकार। 18.73% इंटरेस्ट लिया जा रहा पेंशनर से सर। ये बहुत बड़ा नुकसान है सर पेंशनर को। ठीक है, ठीक है। और कोई जिला? हमारा नमस्कार सर। माला म्यूट करें अपने आप को। कौन सा जिला? नमस्कार सर, जींद से सर, सिटी मजिस्ट्रेट जींद सर। जींद से बोलिए। जी सर, हाँ, कैप्टन आजाद सिंह मलिक जी कुछ कहना चाहते हैं, तो ये इधर से। मैं कैप्टन आजाद सिंह मलिक आपको नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मैं फौज से रिटायर हुए मुझे 21 साल हो गए हैं। जी। मैं 16 साल से भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी भारतीय योग संस्थान फ्री में सेवा देती है। हमने जिला जींद की पूरी पुलिस की योग करा करके उनमें से हमने इंस्ट्रक्टर तैयार किए। उसके बाद हमने जींद जेल में जाकर के उन कैदियों को योग सिखाया ताकि उनको मन को दिमाग में कुछ बदलाव आए। और हम अभी भी यही चाहते हैं कि हमारे जींद जिले में कम से कम 100 शिक्षक तैयार हैं, उसमें 50% लेडीज भी शामिल हैं। कहीं भी कोई भी संस्था हमारा सहयोग लेती है तो हम उनको निस्वार्थ सेवा देते हैं। जय हिंद। बहुत अच्छा कैप्टन आजाद सिंह जी, हमने जो एक योजना बनाई हुई है कि हर गांव में पार्कम व्यायामशाला ये हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी 1000 पार्कम व्यायामशाला इसकी घोषणा की गई है। तो मैं जरूर अपने जो योग संस्थान के जो हमारे योग आयोग है उनके जो चेयरमैन है उनको कहूंगा कि आपसे संपर्क करके ऐसे सब 100 लोग जो योग के माध्यम से और लोगों को ट्रेनिंग दे सके, उनको योग करा सके, उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सके, तो ऐसी जो योग व्यायामशाला वाले गांव हैं सबसे पहले उनमें, और उसके बाद फिर जहां योग व्यायामशाला नहीं भी है वहां भी योग की कक्षाएं शुरू की जा सकती है। बहुत अच्छा आपका ये योगदान रहेगा, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और कोई जिला? सर, कैप्टन बुरा हो रहे हैं, वो भी 1 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं। सर, मैं कैप्टन सज्जन कुमार बुरा, स्पोक पर्सन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद से बोल रहा हूं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, जितने भी श्रोतागण हैं सबको जय हिंद करता हूं। हमारा संगठन सर पिछले 1 साल से काम कर रहा है और हम वॉलंटियर हैं निस्वार्थ भाव से। जितने भी शहीदों का उनके स्कूल से सबसे पहले मैं माननीय हमारे नरेश नरवाल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो जिनसे हम आपकी आवाज ब्रेक हो गई है जींद वालों की। उनके स्कूलों का नाम आवाज नहीं आ रही जींद से। चलिए फिर दोबारा आ जाएंगे। और कोई जिला? कुरुक्षेत्र। जितनी भी वीरांगनाएं हैं, जितने भी शहीद परिवार हैं, उनके घर जाकर के हम उनके आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं और आगे हम वॉलंटियर हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार की सेवाएं आगे भी आपसे लेंगे। आप रजिस्टर कराइए अपने आप को और हमारे अधिकारी आपको मिलकर के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। कुरुक्षेत्र। अनम्यूट करो मुकुल जी, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट योरसेल्फ। तब तक दूसरा आ गया। और कोई जिला? और किसी जिले में से कोई भी? पानीपत सुशील जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट तब बोलिए।
इधर से तो नहीं अनम्यूट किया हुआ सिस्टम में। करनाल कोई है बोलने वाले? और यहाँ से नहीं है कुछ, कहीं की भी आवाज नहीं आ रही। फोन करके एक बार ट्राई करो कहीं से। कहीं की भी आवाज। सोनीपत ललित जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हाथ खड़े कर दो जरा। हाँ ठीक है, सोनीपत मेरी आवाज जा रही है, उधर से नहीं आ रही। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं आई है, ना सोनीपत से आई, ना कुरुक्षेत्र से आई, करनाल से आई। करनाल बोलना भी चाहते थे, क्षेत्र भी बोलना। आज तो फिर इसको ये खत्म करते हैं दोनों बोल के। करीब 2500 से ऊपर लोग तो इंडिविजुअल कनेक्शन से जुड़े हैं, करीब 6-7 हजार लोग डायरेक्ट। तो भाई जुड़ रहे हैं क्या? करनाल कनेक्टेड है ना। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।